Hello everyone, let's start the class. Before starting the class, if you are new to the channel, please subscribe it and join the Telegram. The link is given in the description. The first word is scrutiny. Scrutiny का parts of speech noun है और इसका मतलब होता है जांच करना, जांच, simple जांच, क्योंकि noun की तरह हम इसको use कर रहे हैं. So scrutiny means the careful and detailed examination of something. तो स्क्रूटनी का मतलब क्या हुआ? केयरफुल एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग. तो आप उसकी एक बहुत अच्छे से उसका डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर रहे हो, बहुत अच्छे से, बहुत ध्यानपूर्वक किसी चीज की जांच कर रहे हो. सिनोनिम्स में देखें तो इंस्पेक्शन, सर्वे, इन्वेस्टिगेशन, प्रोब या इंक्वायरी. जैसे पुलिस केप्ट ऑल द सस्पेक्ट्स अंडर क्लोज स्क्रूटनी. तो जो पुलिस है उसने सारे के सारे जो सस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर में उनको संदेह है उन सबको अंडर क्लोज स्क्रूटनी मतलब उनको अपने एकदम डिटेल इन्वेस्टिगेशन, डिटेल उनके ऊपर में जांच पड़ताल और डिटेल से अच्छे से उनको एनालाइज किया. मिसकंडक्ट, मिस का मतलब हो जाता है रॉन्ग या गलत, है ना. रॉन्ग आप यहाँ पे मान लेते हैं. और कंडक्ट का मतलब हो गया आपका बिहेवियर. तो मिसकंडक्ट का मतलब क्या हो जाता है? आपका रॉन्ग बिहेवियर है. आपकी पोजीशन के अकॉर्डिंग आपके किसी भी फॉर्म में आप फॉर्मल और इनफॉर्मल में देख लो, ऑफिशियल और अनऑफिशियल में देख लो, मिसकंडक्ट का मतलब ही होता है जो आपका इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है, बिहेवियर जो है वो गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए. सो कैसा बिहेवियर? अनएक्सेप्टेबल है, स्पेशली बाय प्रोफेशनल पर्सन. तो मैंने बोला आप इसको ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों फॉर्म में यूज कर लो. बस याद रखना मिसकंडक्ट का मतलब अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर. रॉन्ग डूइंग, मैल प्रैक्टिस, मैल का मतलब हो गया बैड, तो गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं आप. बैड एडमिनिस्ट्रेशन, जो आप काम है, जो आपका प्रशासन में आप हो, जो मैनेजमेंट है वो आप गलत तरीके से कर रहे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है? गलत है. Investigators did not find any evidence of serious misconduct. मतलब मान लो किसी के ऊपर में आरोप लगे थे, एलिगेशंस लगे थे, जांच हुई, जांच के बाद में जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको किसी भी तरीके का सीरियस मिसकंडक्ट का सबूत नहीं मिला. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? प्रीमा फेशी. प्रीमा फेशी का मतलब क्या होता है? जो आपको पहली बार पे जो आपको दिखाई दिया, पहली नजर में आपको वो चीज कैसी दिखाई दी. सो बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू एट फर्स्ट साइट, मतलब आपने जैसे ही उसको देखा तो आपकी क्या इंप्रेशन आपके ऊपर में पड़ा, क्या आपने सोचा. जैसे कहीं पे आप गए, आपने देखा कि यहाँ पे पूरा सामान इधर उधर फैला हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या पड़ेगा? मतलब घर का जो दरवाजा है वो टूटा हुआ है, तो आपके ब्रेन में क्या इम्पैक्ट आएगा? आपके ब्रेन में सबसे पहला इंप्रेशन क्या आएगा? कि घर में चोरी हो गई है. तो आपका प्राइमा फेसी क्या होगा? घर पे चोरी हो गई है. सो बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी एट फर्स्ट साइट बट इवन दो इट मे बी प्रूव्ड फॉल्स लेटर. लेकिन आगे जाकर आपने जब देखा कि वहां पे चोरी नहीं हुई है, मर्डर हुआ है, ठीक है, तो आपने पहली नजर में आपको वो क्या लगा था, लेकिन बाद में वो चीज गलत भी साबित हो सकती है. तो एट फर्स्ट साइट या फिर बेस्ड ऑन फर्स्ट इम्प्रेशन. सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी एविडेंस दैट शी कमिटेड द क्राइम. तो तो मतलब शुरुआत में तो बहुत सारे ऐसे सबूत थे कि ऐसा दिखाई दे रहा था कि इसी ने क्राइम कमिट किया है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रीवोलस. फ्रीवोलस का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है. इसका मतलब होता है फ्रीवोलस मीन्स नॉट सीरियस या फिर सिली. तो अगर आप उस इंसान को कह रहे हैं कोई इंसान फ्रीवोलस है तो वो सीरियस नहीं है, सिली है. कोई चीज अगर फ्रीवोलस है तो मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्थलेस है, अनइम्पोर्टेंट है, तुच्छ है, ट्रिवियल है. जैसे इम्प्रैक्टिकल, ट्रिवियल, unimportant, worthless या foolish. So judges are getting sick of people bringing frivolous lawsuits. तो जज जो हैं वो परेशान हो रहे हैं. गेटिंग सिक ऑफ मतलब परेशान हो रहे हैं ऐसे लोगों से जो फालतू के केस एक दूसरे के ऊपर कर दे रहे हैं. तो ऐसे लोगों से जो जज हैं वो परेशान हो रहे हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्राइज. अप्राइज का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना, उसको जानकारी देना. पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है. दैट मीन्स इन्फॉर्म, टेल, मेक अवेयर, नोटिफाई या वो बात डिस्क्लोज करना. सो द पेरेंट्स वर अप्राइज्ड ऑफ देयर सन्स इंजरीज. तो जो उनके मान लो स्कूल में बच्चे को चोट लग गई और फिर पेरेंट्स को उस चीज के बारे में फोन करके बता दिया गया. सो अप्राइज का मतलब किसी को इन्फॉर्म करना, वो बात से उसको जागरूक कराना.
नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है किसी चीज को गोपनीय। सो मतलब गोपनीय मीन्स सीक्रेट एंड नॉट टू बी शोन और टोल्ड टू अदर पीपल, मतलब उसको प्राइवेट रखा जाएगा, लोगों के साथ में उसको शेयर नहीं किया जाएगा। सो वो चीज कैसी है, सीक्रेट है, कोवर्ट है, प्राइवेट, नॉन पब्लिक या सब रोजा। इसको मार्क कर लो। ये जो एनडीए सीडीएस के एग्जाम है उसमें ये फॉरेन वर्ड्स के रूप में जरूर आ जाता है, तो फॉरेन वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं। सब रोजा का मतलब भी हो जाता है सीक्रेट, कोई चीज हिडन है। द लेटर वॉज मार्क्ड प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल, तो लेटर के ऊपर में क्या मार्क कर दिया गया था कि ये जो लेटर है ये प्राइवेट है, ये कॉन्फिडेंशियल है, इसको छेड़छाड़ ना की जाए। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब हो जाता है सेल्फ। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ऑटोनॉमस का मतलब, ऑटो का मतलब स्वयं है ना, ऑटोनॉमस का मतलब स्वयं, आप अपनी इच्छा से सब कुछ कर रहे हैं। सो यू आर इंडिपेंडेंट, यू हैविंग द पावर टू मेक योर ओन डिसीजन। सो ऑटोनॉमस मतलब आपके पास में स्वतंत्रता है, आपके पास में आप खुद अपनी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं, अपने डिसीजंस आप खुद ले सकते हैं। सो यू आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ गवर्निंग, अपने आप को खुद गवर्न कर रहे हैं। और आप इडियम की तरह देखें, सो यू आर एज फ्री एज अ बर्ड, कि आप एक पक्षी की तरह पे फ्री हैं, जिधर मर्जी उधर आप जा सकते हैं। सो उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया कि वो अब एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी से भी लिंक्ड नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉलेजियम सिस्टम। अगर हम लॉ के प्रोस्पेक्टिव से कॉलेजियम सिस्टम को समझें तो जैसे अ सिस्टम अंडर विच अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स ऑफ जजेस आर डिसाइडेड बाय अ फोरम ऑफ सीजीआई एंड सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मतलब कि सिंपल सी बात आप ये समझो, जो एक ऐसा सिस्टम जिसमें अपॉइंटमेंट हो, ट्रांसफर हो या कोई भी चीज हो, वो किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, जो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके द्वारा जो वो चीजें, अपॉइंटमेंट है, ट्रांसफर है, कमिटी वगैरह जो भी फॉर्म्ड होती हैं, तो वो तो खैर सीजीआई के द्वारा होती है। तो ये सब चीज को हम क्या बोलते हैं, आपका कॉलेजियम सिस्टम। नेक्स्ट है स्ट्राइक समथिंग डाउन का मतलब किसी भी चीज को स्ट्राइक कर दिया आपने, स्ट्राइक समथिंग डाउन, यानी सिंपल आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, स्ट्राइक डाउन, है ना। तो स्ट्राइक डाउन का क्या मतलब होता है, किसी चीज को आपने ये बोल दिया कि ये इलीगल है। अगर हम किसी कोर्ट के हिसाब से देखें तो आप किसी बात को, डिसीजन को भी आप बोल सकते हो, बेसिकली आप ऑफिशियल फॉर्म में देख सकते हो। मान लो कि पहले आपके ऑफिस में बात आई कि ये जो बात है ना, ये प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को बाद में उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया, मीन्स उस प्रोजेक्ट को उन्होंने बोल दिया कि नहीं अब हम इस प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे, उसको कैंसिल कर दिया। तो स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है ऐसा डिसाइड करना कि जो भी ये लॉ है, जो डिसीजन है, जो रूल है, उसको इलीगल और उसको इग्नोर कर देना चाहिए, अब ये आपका फॉलो नहीं होगा। अबॉलिश, एब्रोगेट, रिपील, ओवरटर्न, कैंसल, दो बार कैंसल लिख दिया तो ये हुआ हमारा। The court struck down the law on the grounds that it is unconstitutional. तो जो कोर्ट है उन्होंने किसी लॉ को, किसी नियम को ये कहकर उसको खत्म कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है। सो स्ट्राइक डाउन का मतलब किसी चीज को खत्म कर देना, उसको कैंसिल कर देना, उसको अब ये लीगल नहीं है। तो ये वोकैबुलरी अब हम करेंगे आर्टिकल। So let's see the article. The article is how is an in-house inquiry conducted. तो क्वेश्चन क्या है कि इन हाउस इंक्वायरी कैसे होती है। इन हाउस इंक्वायरी किससे रिलेटेड है, ये जजेस से रिलेटेड है, कि अगर जजेस के ऊपर में ही आपका करप्शन का या किसी भी चीज का अगर उनके ऊपर ही मिसकंडक्ट का एक्यूजेशन लगता है तो वो फिर कैसे, उनके ऊपर में क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। What happens if a judge is accused of a judicial misconduct? क्या होगा यदि कोई जज ही उसके ऊपर में आरोप लगा है जुडिशियल मिसकंडक्ट का। Why is जस्टिस यशवंत वर्मा अंडर स्क्रूटनी? तो ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा है ये अंडर स्क्रूटनी क्यों है, मतलब इनकी जांच पड़ताल क्यों हो रही है। What has the Chief Justice of Delhi High Court recommended?
तो जो चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या चीज रिकमेंड की, इज क्रिमिनल पनिशमेंट इनिशिएटेड व्हेन अ जज इज फाउंड गिल्टी। तो क्या कभी भी क्रिमिनल पनिशमेंट दी गई है जब किसी जज को गिल्टी पाया गया है, और शुड देयर बी अ मोर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, और क्या और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट क्लियर प्रोसेस होना चाहिए। तो ये कुछ आज की क्लास है जिसमें हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। अभी तक क्या है वो देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड an in-house committee to conduct an inquiry into allegations of misconduct against Justice यशवंत वर्मा। तो आपके जो सीजीआई हैं उन्होंने एक इन हाउस कमेटी बनाई है जिसमें क्या करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए जो एलिगेशंस लगे हैं किनके खिलाफ में, जो ये जस्टिस हैं यशवंत वर्मा, इनके मिसकंडक्ट को लेके जो एलिगेशंस लगे हैं, तो उसकी इंक्वायरी करने के लिए सीजीआई ने एक कमेटी बनाई है। This follows recovery of huge piles of cash at his residence during a fire control operation। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप जानते होंगे तो उनके घर से ह्यूज पाइल का मतलब क्या था, एकदम ढेर, कलेक्शन। तो उनके घर से बहुत सारा पैसा मिला था जब उनके घर पे आग लग गई थी। तो What is the current issue? तो इशू क्या है? A fire broke out at the residence of Justice Yashwant Verma of the Delhi High Court on March 14। तो फायर ब्रोक आउट का मतलब जब कोई सडनली अचानक से कोई चीज फैल जाती है। तो जो उनका रेजिडेंस है, जहां उनका घर है, वहां पर 14 मार्च को आग लग गई थी। फिर उसके बाद जब आग बुझाने के लिए पहुंचे गए तो जो वहां पे फायर कंट्रोल पर्सनल का मतलब स्टाफ, जो वहां पे लोग थे, उन्होंने क्या पाया, ह्यूज पाइल्स ऑफ कैश दैट वाज बर्न्ड इन द फायर इनसाइड द स्टोर रूम। तो जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, उनके स्टोर रूम से बहुत सारा जला हुआ पैसा वहां पे फायर कंट्रोल पर्सनल ने पाया। जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हैं, कंडक्टेड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड रिपोर्टेड टू द सीजीआई। तो जब वो बात कहाँ तक पहुंची, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो बात उन तक पहुंची, तो उन्होंने शुरुआती एक इंक्वायरी की और फिर उन्होंने वो बात जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन तक पहुंचा दी। टू द चीफ जस्टिस that his prima facie opinion is for deeper probe into the entire matter। और जो आपके जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने क्या बोला कि उनको जो सिचुएशन है, जो उनको पहली नजर में जो सिचुएशन देख के समझ में आ रही है, उससे ये लग रहा है कि इसमें और गहराई से जांच होनी चाहिए। प्रोब का मतलब इन्वेस्टिगेशन। एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सीजीआई, तो अब जो सीजीआई के डायरेक्शंस पर रिस्पॉन्सेज वर सॉट फ्रॉम जस्टिस यशवंत वर्मा ऑन द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फाइंडिंग्स। तो अब जो चीजें उनके घर से पाई गई थी, जो पैसा उनके घर से पाया गया था, तो सबसे पहले जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, उन्हीं से पूछा गया कि ऐसा क्या है, क्यों हुआ है, आपका इस बारे में क्या कहना है। तो जस्टिस वर्मा ने क्या बोला, रिस्पॉन्डेड दैट नो कैश वॉज एवर प्लेस्ड बाय हिम और हिज फैमिली मेंबर्स इन द स्टोर रूम। तो उनका जो पहला रिस्पॉन्स आया वो आया कि कोई भी पैसा, नो कैश वॉज एवर प्लेस्ड, कभी भी नहीं रखा गया था, ना ही उनके द्वारा और ना ही उनकी फैमिली मेंबर्स के द्वारा स्टोर रूम में। एंड दैट दे वर नेवर शोन द सेक्स ऑफ बर्न करेंसी नोट्स ड्यूरिंग द फायर कंट्रोल ऑपरेशन। और उन्होंने ये भी बोला कि उनको तो फायर कंट्रोल ऑपरेशन जब हो रहा था, जब आग लगी थी, तो उस टाइम पे भी उनको कोई भी पैसों का ढेर नहीं दिखाया गया था। उसके बाद में a 3-member committee has been constituted as per the in-house procedure of the Supreme Court for conducting an inquiry into the allegation। और उसके बाद में जब वो सेटिस्फाइड नहीं हुए सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन्होंने क्या किया, अब एक 3-member कमेटी बनाई है, जैसा कि आपका इन हाउस प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का, अगर किसी भी जज के ऊपर में एलिगेशन लगे हैं तो। मीनवाइल इसी दौरान में जो जुडिशियल वर्क है हैज बीन विथड्रॉन फ्रॉम जस्टिस वर्मा एंड ही हैज बीन ट्रांसफर टू हिज पेरेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट बाय कॉलीगियम। तो आप जो कोई भी जिस जुडिशियल वर्क है वो उनसे ले लिया गया है, और उनको जो उनका पेरेंट
कोर्ट है यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पर उनको ट्रांसफर के लिए बात हो रही है। डन। अब बात आती है इन हाउस प्रोसीजर होता क्या है। So, in order to probe into complaints of alleged misbehavior against judges of higher judiciary, the Supreme Court has developed an in-house procedure of inquiry. So, in order to probe मतलब जांच करने के लिए अगर कोई complaints आई हैं, अगर किसी जज के खिलाफ हायर जुडिशियरी पर वो हैं, उनके खिलाफ उनके मिसबिहेवियर मिसकंडक्ट के खिलाफ कोई अगर कंप्लेंट आई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डेवलप किया था, एक इन हाउस प्रोसीजर है इंक्वायरी करने का। मतलब वो विद इन कोर्ट में ही होगा, उसमें कोई भी बाहरी लोग इन्वॉल्व नहीं है। इन हाउस में आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो कोर्ट के ही लोग होने वाले हैं। The resolution for in-house procedure for action against judges was adopted in 1999 and made public in 2014. अब ये जो रेजोल्यूशन है जो इन हाउस प्रोसीजर का है, इसको कब अडॉप्ट किया गया था, 1999 में, और इसको पब्लिक कब किया गया था, 2014 में। When a complaint is received against a judge of high court, the CGI will decide whether the issue is frivolous or warrants an inquiry. जब when a complaint is received against a judge of high court, अगर एक हाई कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आती है, तो सीजीआई पहले ये डिसाइड करते हैं कि जो ये इशू है ये फ्रीवोलस है या रियल में ये सीरियस है। फ्रीवोलस मतलब नॉन सीरियस है, सिली है और टाइम देने लायक नहीं है, या फिर वो सच में सीरियस है, उसके ऊपर में इंक्वायरी होनी चाहिए। ये चीज जो है फर्स्ट स्टेप है जो सीजीआई डिसाइड करते हैं। इफ इंक्वायरी इज डीम्ड मतलब इफ इंक्वायरी इज कंसिडर्ड नेसेसरी, डीम का मतलब क्या होता है, कंसीडर। ठीक है, अगर इंक्वायरी ऐसा लगता है कि नेसेसरी है, तो जज का सबसे पहला इनिशियल रिस्पॉन्स क्या होगा, द जजेस इनिशियल रिस्पॉन्स अलोंग विद कमेंट्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट आर टेकन ऑन द रिकमेंड। मतलब जब उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले जिस जज के ऊपर में आरोप लगा है उनसे पूछा जाएगा कि भाई आप क्या कहना चाहते हैं, और जो उस, जैसे मान लो ये दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, तो वो जज हो गए जो यशवंत वर्मा है, और जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन दोनों से पूछा जाएगा कि आपका इस मामले में क्या कहना है। फिर उसके बाद में सीजीआई कैन देम फॉर्म अ 3-member कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 2 चीफ जस्टिस फ्रॉम अदर हाई कोर्ट एंड 1 हाई कोर्ट जज। अगर लगता है कि हाँ, अगर वो उनके रिस्पॉन्स से सेटिस्फाइड है कि उन्होंने अपने केस को कबूल लिया या ठीक है जो ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो आगे नहीं इंक्वायरी कमेटी बनाने की जरूरत है। बट अगर सीजीआई को लगता है नहीं, इसके अंदर और डीपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो वो 3-member कमेटी बनाएंगे जिसमें 2 चीफ जस्टिस होंगे अदर हाई कोर्ट्स के और एक आपका जज होंगे दूसरे किसी हाई कोर्ट के। तो 2 चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के और एक जज। कमिटी उसके बाद में आफ्टर द इंक्वायरी कैन प्रोवाइड अ रिकमेंडेशंस दैट अ मिसकंडक्ट इज सीरियस इनफ टू वारंट रिमूवल और नॉट सीरियस इनफ। तो अब जो कमिटी है, जब उन्होंने इंक्वायरी कर ली, जांच कर ली, तो वो एक रिकमेंडेशन देंगे कि जो मिसकंडक्ट है, जो उनका आरोप लगे हैं उनके ऊपर में, वो सीरियस हैं कि उनको वहां से निकाल देना चाहिए, उस पद से हटा देना चाहिए, या सीरियस नहीं है। अगर जो इफ द रिकमेंडेशन इज नॉट फॉर रिमूवल, द जज वुड बी अप्राइज्ड अकॉर्डिंगली। अगर जो कमिटी है उन्होंने कहा कि नहीं सीरियस नहीं है और जज को नहीं हटाना है उनके पद से, तो फिर जो जज है जिनके ऊपर में ये जांच हो रही है उनको अकॉर्डिंगली ये चीज बता दी जाएगी। However, if the recommendation is for the judge's removal, he or she will be asked to resign. अगर उनका जो कमिटी का रिकमेंडेशन है कि जज को हटा देना चाहिए, तो जो भी जो पर्टिकुलर जज हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है, जिनके ऊपर केस चल रहा है, उनको बोल दिया जाएगा कि आप रिजाइन कर दीजिए। इन द इवेंट ऑफ द जज अनविलिंग टू रिजाइन, अब ऐसे में ऐसा हो सकता है कि वो जो जज जिनके ऊपर आरोप लगा है, आरोप सिद्ध हो गया है, लेकिन वो रिजाइन करने के लिए अनविलिंग है, वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर अब क्या होगा, अब ये जो बात है ये प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर तक जाएगी। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द फाइंडिंग्स कि क्या क्या चीजें वहां पर हुई हैं, ताकि वो बात अब पार्लियामेंट में उठे, और टू इनिशिएट एक्शन फॉर रिमूवल एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये बात प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर तक जाएगी, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, और फिर ये बात पार्लियामेंट में
जो आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस हैं उसके आधार पर उनको निकाल दिया जाएगा। अब ये तो हमने हाई कोर्ट के जज के बारे में बात की थी, ठीक है। अगर कोई कंप्लेंट आती है सीज आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अभी हम लोग हाई कोर्ट के वो जज थे, बट अगर चीफ जस्टिस हो किसी हाई कोर्ट के तो क्या होगा, जो इंक्वायरी होगी उसमें उस कमेटी में कौन कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, इसमें कौन थे, दो आपके सीजीआई थे, मतलब आपके चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, ठीक है, और एक आपके जज थे कोर्ट के, ये था। लेकिन अगर किसी सीजी मतलब आप चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर है तो क्या होगा, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और दो चीफ जस्टिस होंगे अदर हाई कोर्ट के। इसमें ये डिफरेंस है, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज की जरूरत होगी। अगर कोई कंप्लेंट आती है सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जज, तो कमिटी में कौन होंगे, वुड कंसिस्ट ऑफ 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस। उस अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ में कोई कंप्लेंट आई है तो उसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही रहेंगे। यही तो इन हाउस हो गया ना, सब कुछ मतलब कोर्ट में ही सब कुछ हो रहा है। In the instant case, based on the preliminary opinion of the Chief Justice of Delhi High Court, the CGI has constituted a committee consisting of the Chief Justice of Punjab and Haryana Court, Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, and the Judge of a Karnataka High Court. अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, इन द इंस्टेंट केस, अभी जो प्रेजेंट का केस है, अब जो यहाँ पे जो शुरुआती ओपिनियन हुआ था चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट का, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, यहाँ पे तो कमेटी होनी चाहिए, यहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए। तो 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है और उसमें कौन कौन है, तो 2 आपको पता है, 2 आपके चीफ जस्टिस होंगे किसी अदर हाई कोर्ट के और एक आपके जज होंगे हाई कोर्ट के। तो वो चीफ जस्टिस कहाँ के हैं, दिल्ली एंड चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, एक ये हो गए, एक आपके हिमाचल के हो गए, 2 चीफ जस्टिस हैं और एक आपके जज हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के। यहाँ तक क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। व्हाट रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, तो अभी हमें किन रिफॉर्म्स की जरूरत है, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द इन हाउस इंक्वायरीज आर केप्ट कॉन्फिडेंशियल बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब जो भी डिटेल्स आती हैं कि क्या क्या जांच हुई है, उससे क्या क्या चीजें निकल के आती हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा इनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, मतलब इसको पब्लिक नहीं किया जाता है, प्राइवेट रखा जाता है। This practice may be changed to disclose the key findings of the inquiry to instill transparency and confidence in the whole process. दिस प्रैक्टिस, ये जो डिटेल्स हैं, जो भी आपकी जानकारी मिली है उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के जो प्रैक्टिस है इसको बदला जा सकता है। टू डिस्क्लोज द की फाइंडिंग्स की मेन चीजें क्या निकली हैं, ताकि लोगों के अंदर में आपका कॉन्फिडेंस आ सके और जो प्रोसीजर है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। फर्दरमोर, in the past, no judge has suffered criminal punishment even after having been found guilty of misbehavior by the inquiry committee. अगर हम पास्ट में देखें, कोई भी जज उनके ऊपर क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं हुई है, इवन अगर उनको गिल्टी भी पाया गया है तो भी। एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड द गिल्टी शुड बी ब्रॉट टू बुक। अब यहाँ पे क्या बोला है, दिस नीड्स टू बी एड्रेस। अब इस चीज के ऊपर भी बात होनी चाहिए कि अगर वो गिल्टी पाए गए हैं तो फिर उनके ऊपर में चार्जेस लगने चाहिए, उनको ऐसे रिहा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे यूके का एग्जाम्पल दिया है कि यूके का जो है, देयर इज एन ऑटोनोमस मीन्स एकदम इंडिपेंडेंट, जैसे यहाँ पे तो सब कुछ जजेस ही चल रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है कि चीजें खराब हो सकती हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पब्लिक को कुछ पता ही नहीं चलता है। तो अब लेकिन यूके में क्या है, एक कंप्लीट ऑटोनॉमस ऑफिस है जिसका नाम क्या है, जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। मतलब अगर कोई जज वगैरह हैं, उनके कंडक्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए, एंड दैट इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ जुडिशियल मिसकंडक्ट, नाम में ही समझ में आ गया। A similar autonomous and permanent body may be established in India under the CGI। और क्या बोला है, सजेशन क्या है यहाँ पे कि एक सेम ऐसी ही एक ऑटोनॉमस, एक सेल्फ सफिशिएंट, एक इंडिपेंडेंट और एक परमानेंट बॉडी इस्टेब्लिश कर देनी चाहिए इंडिया में भी सीजीआई के अंडर में।
One of the root causes for the problem probably lies in the opaqueness of the collegium process that is followed for the appointment of judges. So one of the root causes मतलब बहुत सारी problems में से जो एक main problem हो सकती है इस problem की, इस चीज की, वो शायद ये है कि ओपेकनेस का मतलब अनक्लियर, ठीक है। जो आपके जजेस को अपॉइंट किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो उस चीज का जो प्रोसीजर है, जैसे अभी हमने समझा था, वो क्या है, उसमें ओपेकनेस है, ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड देयर नीड्स टू बी अ रिन्यूड डिबेट ऑन ऑपरेशनलाइजिंग द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एंड देन अभी ज़रूरत है कि एक नई डिबेट हो इस चीज़ के ऊपर में कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाए, उसको कैसे लागू किया जाए, उसमें कैसे बदलाव किए जाए। दैट वाज स्ट्रक डाउन by the Supreme Court in 2015 as unconstitutional for violating the basic structure of the independence of judiciary. ये जो चीज थी इसको आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया था कि ये जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है उसको ये डिस्टर्ब कर रहा है, उसको ये खराब कर रहा है। The collegium process has no doubt ensured independence of the judiciary in appointment. कॉलेजियम प्रोसेस में आप जानते हैं जो आपके सीजीआई हैं और उनके अलावा जो 4 सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही सब कुछ बाकी जजेस का कहाँ पे अपॉइंटमेंट होना है, किसके ऊपर में क्या होना है, वो सब देखते हैं। तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा डाउट नहीं है कि उन्होंने जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा है, लेकिन इट डज सफर फ्रॉम लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। लेकिन इसके साथ साथ में ही ये इस चीज को सफर करता है कि क्योंकि सब जजेस हैं तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए, ब्रॉड बेस्ड एनजीएसी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स, जिसमें आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, लॉयर एसोसिएशंस एंड एकेडमिया में बी सेट अप ऑन द लाइंस ऑफ जुडिशियल सर्विस कमीशन इन साउथ अफ्रीका। तो आगे जो राइटर है उन्होंने क्या बोला है कि एक और अब इसमें बदलाव होना चाहिए, जो आपके जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसमें जो बदलाव होना चाहिए, हाँ उसको हेड तो सीजीआई करे, लेकिन उसमें अलग अलग फील्ड के भी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, जैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, लॉयर एसोसिएशन एंड एकेडमिया के लोग होने चाहिए, और वो उसी तरीके से सेटअप होनी चाहिए ऑन द लाइन ऑफ मींस इन द सेम मैनर जैसे आपका साउथ अफ्रीका में है। द सीजीआई एंड अदर सीनियर जजेस may be provided with a veto to have the final say in the appointment process। और अब जो सीजीआई है और जो अदर सीनियर जजेस हैं उन्हीं के पास में फाइनल पावर देनी चाहिए कि वही फाइनल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। Such a setup would make the selection process more transparent and inclusive without compromising the independence of the judiciary। और क्या बोला है आगे, तो इस तरीके का जो सेटअप है उसमें क्या होगा, ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, ज़्यादा इंक्लूसिव होगा, मतलब इसमें अलग अलग फील्ड के लोग इन्वॉल्व हैं, और इसमें आपकी जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि फाइनल जो पावर है वो तो सीजीआई और सीनियर मोस्ट जजेस के पास में ही है। तो इसके पूरे जो राइटर हैं वो कौन है, आपके रंगराजन आर, जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर और अभी करंटली वो आपके सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स को उनके जो आईएएस एकेडमी है वहां पर पढ़ाते हैं। So this was all about today's class. I hope you like it. If you like it, then please subscribe the channel, like and share the video, and then join the Telegram channel. I have given you the link in the description box. This is a new Telegram. Thank you very much.